गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लाल बाबू सर। जैसा कि हम लोग एसएसटी को ऑनलाइन पढ़ना शुरुआत किए हैं, तो मैं आज आप लोगों को हिस्ट्री का लेसन 4 का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुके हैं, आज सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नहीं किए होंगे, और बेल बटन पे जो ऑल का निशान है उसको क्लिक कर दीजिएगा। लाइक्स कीजिएगा। यदि कुछ और बातें जाननी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में उसको शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक बच्चे को लाभ हो सके। चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाल बाबू सर। जैसा कि हम लोग लेसन 4 हिस्ट्री का पढ़ रहे थे, इसका फर्स्ट पार्ट पढ़े थे, फिर आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फिर आपको कुछ देर के बाद हम जो है लेसन थर्ड पार्ट भी इसका डालेंगे, और लेसन 4 हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग से मैं ये कहता हूँ कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सके। और कोई दिक्कत और कुछ जानकारी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बात लिखिए और लाइक्स कीजिए, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो। बेल बटन पे ऑल का निशान पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को जानकारी हो सके और आप लोग पढ़ सके। इस चैनल को खोलने का यही लक्ष्य है कि अधिकांश बच्चे को लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से चैनल खोला गया है, तो अधिक से बच्चे में इसको शेयर कीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आज टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी यानी ब्रिटिश का आर्थिक नीति जो था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग। बिफोर द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल्स वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज। यानी ब्रिटिश के आने से पहले जो यहाँ पे जो छोटा छोटा उद्योग था, उस उद्योग में जो काम करने वाले लोग थे वो दो तरह से काम करते थे, दो तरीके से काम करते थे। वन ग्रुप वाज दैट ऑफ विलेज आर्टिसंस लाइक वेवर्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स। यानी एक प्रकार के वे लोग थे जो वेवर्स थे यानी बुनकर थे, कारपेंटर यानी बढ़ई के काम करते थे, या पॉटर्स या और भी कुछ काम था जो इसके बने हुए सामान जो है इनके फैमिली के लोग ही यूज करते थे, या इनके आसपास के मार्केट में इसको बेचा जाता था, है ना। ये लोग जो है ऐसा करते थे। दीज आर्टिसंस वर्कड इन द सेम प्रोफेशंस फॉर जनरेशन। यानी ये लोग जो ऐसे काम करते थे कि इसका पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते थे, काम करते थे। द सेकेंड ग्रुप वाज दैट ऑफ क्राफ्ट्समैन इन टाउन्स who produced luxury goods that were sold all over the country and even exported। दूसरा वर्ग जो था वो लग्जरियस गुड बनाते थे, वो लोग क्राफ्ट्समैन थे यानी कारीगर थे, और ऐसे गुड्स बनाते थे जिसकी मांग आपको देश के विभिन्न भागों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी इसकी मांग होती थी और भेजा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, फेजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, यानी औद्योगिक पूंजीपति के फेज को हम लोग पढ़ते हैं। विद द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, ये 1700 और 1800 के मध्य में आपको ये इसका उत्पादन माने शुरुआत होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही हो जाता है ना। इंडिया बिकेम इम्पोर्टेंट एज अ कैप्टिव मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। जैसे ही ब्रिटिश में, यूरोपियन कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो इंडिया जो है इन व्यापारी कंपनियों के लिए, भारत जो है एक कैप्टिव मार्केट हो जाता है, यानी बंधा हुआ मार्केट हो जाता है, जहाँ पे वो अपने देश के बना हुआ गुड्स लाकर उसको बेच सके और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। इट लीड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज सच एज कॉटन वेविंग्स। और इससे क्या हुआ, तो भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट यानी हस्त उद्योग था, खासकर जो वस्त्र उद्योग था, वो आपको बहुत प्रसिद्ध था, जिसको बहुत क्षति हुआ, है ना। इट वाज टर्म्ड एज द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। और इसी को जो है भारतीय उद्योग के संदर्भ में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की संज्ञा दी जाती है, यानी औद्योगिकरण की संज्ञा दी जाती है। जबकि ब्रिटेन में जो है उद्योग फला फूला बढ़ा, उसको वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और यहाँ पे जो है औद्योगिकरण हुआ। British were more concerned for the peasants' well-being. Peasants were important because they produced raw material for British factories. ब्रिटिश लोग जो है पीजेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचते थे, क्योंकि पीजेंट्स की मदद से जो है भारत में अधिकांश वस्तु का उत्पादन होता था, जो वहाँ के फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता था, है ना। और उसके बाद जो रॉ मटेरियल बन के जो गुड्स बन के आता था तो ये लोग यूज भी जल्दी करते थे, इसीलिए उसके लिए अच्छा था। द रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी
चलिए, the Rayatwari and Mahalwari system of revenue collections avoided some of the mistakes committed by the permanent settlement. यानी परमानेंट सेटलमेंट जो कुछ खामियां था, मिडिल मैन जो कुछ रेवेन्यू को खा जाते थे, उसको काफ़ी हद तक इन दोनों के माध्यम से, रेतवाड़ी और मारवाड़ी के सिस्टम द्वारा कम किया गया। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, जो ऑफिशियल सब जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने लगे, निजी संपत्ति बनाने लगे। ऐसा होने लगा बिकॉज पीजेंट्स कुड नाउ बी थ्रोन ऑफ द लैंड फॉर नॉट पेइंग। यानी चूंकि अब जो है यदि किसान अजय उत्पादन नहीं करता था तो उससे लैंड छीन लिया जा सकता था। इसीलिए उसमें जो भी थे वह माने वस्तु का उत्पादन मार्केट की व्यू से करने लगे, न कि अपने पर्सनल लिए या फिर फैमिली कंजम्पशन के लिए, बल्कि मार्केट में क्या मांग था उसके लिए करने लगे। दिस कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मेड देम डिपेंडेंट ऑन द वैगरीज ऑफ द मार्केट। इससे क्या हुआ, तो कृषि के क्षेत्र में व्यवसायीकरण हुआ और इससे इन उत्पादन करने वाले पीजेंट्स पे, किसान सब पे मार्केट के वैरी पे निर्भर रहना पड़ा। वैगरीज में होता है आपको मार्केट में उतार चढ़ाव, है ना, इस पे उनको निर्भर रहना पड़ा। और एक समय ऐसा आया कि उनकी स्थिति अनफेवरेबल हो गया है, यानी उनकी डिपेंडेंट जब बढ़ गई ब्रिटिश के मैन्युफैक्चरर पे, तो इनसे क्या हुआ, उनके लिए हानिकारक होने लगा, अनफेवरेबल होना, उनके पक्ष में नहीं रह पाया। चलिए फिर आगे हम देखते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का वाणिज्यीकरण। द ब्रिटिश स्टार्टेड कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड। यानी ब्रिटिश जो है यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स को या कैश क्रॉप्स को उत्पादन करने को बढ़ावा दिया, चूँकि ये सभी जो है ब्रिटिश में वहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल में काम होता था। दे इनकरेज द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो, जूट, ऑयल सीड, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी एंड कॉटन। एंड ये सभी जो है कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स है, और इन्हीं क्रॉप्स को प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया। इंडिगो वाज यूज्ड, और उस समय जब ब्रिटेन में आपको वस्त्र उद्योग बहुत फल फूटने लगा तो वहाँ पे कपड़ा को कलर करने के लिए, डाइंग करने के लिए इंडिगो का उत्पादन होता था। द कल्टिवेशन ऑफ दीज क्रॉप्स वाज प्रॉफिटेबल फॉर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी ब्रिटिश के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था उसके लिए जो है ये इसका उत्पादन करना बहुत लाभदायक था। इन द बिगिनिंग फार्मर्स टू, शुरुआत में फार्मर्स लोग भी बड़ा ही खुशी से उसको उत्पादन किया और मार्केट में बेचकर बहुत मुनाफा कमाया, है ना। बट आफ्टर सम टाइम दे वेर एक्सप्लॉइटेड बाय द इंग्लिश एंटरप्रेन्योर। लेकिन बाद में जाकर के जब डिपेंडेंसी बढ़ा ब्रिटिश के एंटरप्रेन्योर पे, तो इनके द्वारा किसान लोगों का, उत्पादकता का शोषण भी हुआ। द पीजेंट्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो। और देश के विभिन्न भागों में जो है यहाँ किसानों को फोर्स किया गया इंडिगो को उत्पादन करने के लिए। और आगे के चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा 1917 से में हमारे देश में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो ये नील की खेती की वजह से ही हुआ था। पढ़िएगा अगले लेसन में। द प्रैक्टिस टू कल्टिवेट मोर एंड मोर कमर्शियल क्रॉप्स रिजल्टेड इन ए डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड कंसिक्वेंटली इन एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। यानी जब अत्यधिक आपको कमर्शियल क्रॉप्स का उत्पादन होने लगा तो इससे क्या हुआ, फूड ग्रेन्स का जो है उत्पादन कम होने लगा, और इसका परिणाम क्या हुआ, तो फूड सप्लाई में कमी होने लगी। दिस प्रॉब्लम वाज कंपाउंडेड बाय ग्रोथ इन द पॉपुलेशन। और इससे और भी भयावह स्थिति हो गया कब, जब पॉपुलेशन अधिक होने लगा, जिससे क्या हुआ, तो लैंड का सब डिवीजन होने लगा, फ्रैगमेंटेशन यानी खंडीकरण होने लगा। फूड वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम द, और अनाज की पूर्ति करने के लिए इंडिया में बाहर से फूड को इंपोर्ट किया जाता था यहाँ के लोगों को खिलाने के लिए। दिस अगेन लेड टू द ग्रेट मिजरी ऑफ द पीजेंट्स। और इससे क्या हुआ, तो यहाँ के पीजेंट्स लोग के लिए और क्षति हुआ, है ना। आफ्टर सम टाइम दिस बिकेम वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द पीजेंट्स रिवोल्ट। और बाद में जाकर के जब पीजेंट का रिवोल्ट होता है तो एक महत्वपूर्ण कारण बनता है, और इसकी वजह से यहाँ पर कई सारे पीजेंट्स जो है रिवोल्ट भी करते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। Peasant revolts. The early years of British rule in India were marked by the widespread peasant rebellions long before the Sepoy Rebellion. यानी ब्रिटिश के आने से शुरुआती समय में देश के विभिन्न भागों में व्यापक स्तर पे
विरोध हुआ, पीजेंट्स रिबेलियन हुआ, विद्रोह हुआ, है ना। सिपॉय रिबेलियन often regarded as the first war of independence. Hungary peasants of the Bengal and Bihar who were victims of a terrible famine which claimed about 10 million lives rose in the revolt against the East India Company which had been extracted money and crops from them. यानी यहाँ ये कहता है जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो आपको 1857 में जो क्रांति हुई थी उसको इंडियन हिस्टोरियन जो है, भारतीय इतिहासकार जो है, इसको कहते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार, है ना। जबकि ब्रिटिश हिस्टोरियन कहता है केवल सिपाही म्यूटिनी कहते हैं उसको, या सिपाही रिवेलियन कहते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं। प्राय ब्रिटिश लोग जो यहाँ की चीज़ों को कम आंकते थे, कम महत्व देते थे। तो जब ऐसा मैंने रिवोल्ट हुआ 1770 के आसपास में, देश में जो व्यापक फैमिन हुआ, अकाल पड़ा, जिससे बहुत सारे जीवन को हाथ से धोना पड़ा और ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट करने को मजबूर हो गए, है ना। क्योंकि ब्रिटिश जो इन सबसे अत्यधिक काम लेता था, उनसे अधिक रेवेन्यू कलेक्शन करता था, एक्सट्रैक्टिंग करता था। इसी की वजह से था कि दिस वाज द फेमस सन्यासी रिवेलियन, और इसी का नाम था कि सन्यासी रिवेलियन हुआ। ए लार्ज नंबर ऑफ सन्यासी एंड फकीर्स हु वेर behind fleeced by the British rulers played an important role in organizing the peasants and इन कहता है कि सन्यासी और फकीर जो है ये लोगों का जो है ब्रिटिश के द्वारा लूटा गया, जिससे जो ये लोग जो है मैंने ऑर्गेनाइजिंग होने को बाध्य हो गया ब्रिटिश के खिलाफ, और इसका परिणाम था सन्यासी रिवेलियन हुआ। Along with the peasants, सन्यासी and fakirs, they were also village artisans, यानी इनके अलावा विलेज आर्टिसंस ये भी जो है आपको बंगाल में वस्त्र बुनते थे, ये लोग भी जो है भाग लिया। और एक बात और, ये who had been made